नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य कुंद देव द्वारा रचित श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरा अधिकार, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञेय सामान्य अधिकार की चर्चा चल रही है और उसमें गाथा नंबर 93 की चर्चा चल रही है। 93 नंबर की गाथा में गाथा पाठ पढ़ते हैं पहले। अथौ खलु दव्वमौ दव्वाणि गुणपग्गाणि भणिदाणि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अर्थात वे कहते हैं कि अथव अर्थात द्रव्य जो है वह गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। ऐसे उस द्रव्य के गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव को तो जानता और पहचानता नहीं है, मात्र पर्याय में ही मूढ़ रहता है। वही परसमय है, मिथ्या दृष्टि है या अन्य मतावलंबी है, उसको कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब उसको जैन दर्शन या जैनत की खबर नहीं है, वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है। पज्जे मूढ़ई परसमय अर्थात वो पर्यायों में मूढ़ होता हुआ पर्याय को ही द्रव्य मानता है, पर्याय को ही संसार मानता है। जो कुछ उसकी धारणा में है, मैं हूं सो ये पर्याय मैं हूं, मैं नहीं हूं इससे सो ये पर्याय मैं नहीं हूं, अथवा मेरे सुख दुख का कारण अगर कुछ है तो वैसे ये पर्याय ही है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो पर्याय को पहचानता है। द्रव्य गुण पर्याय को नहीं पहचानने वाला पर्याय मूढ़ है, अर्थात पर्याय के स्वभाव को भी नहीं पहचानता। पर जिस किसी भाव में वो मूढ़ हुआ है वो जैन दर्शन में पर्याय कही गई है। और वस्तु का जो स्वभाव है वो कैसा है, द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। द्रव्य गुणों और पर्याय के बिना होता नहीं है। समझ नहीं बात, नहीं समझ। जगत में जो कुछ कोई द्रव्य है, जो वस्तु है, वो द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक भाव वाली। ठीक। अब उस द्रव्यात्मक वस्तु को गुणात्मक या प्रदेशात्मक की अपेक्षा से कहने पर कहते हैं विस्तार सामान्य, और पर्यायात्मक स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं आयात सामान्य। समझ नहीं बात। आयात सामान्य, आयात ना आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक जगह से दूसरी जगह को मंगाना आयत है, है। आयत है। आयत है, आयत है आयत। ना। हाँ, अरे वो आयत आयत वही मतलब है, तो वही है, उसी से बनता है। पहचान के लिए नहीं, ठीक है। बता। आयत हाँ मतलब हाँ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं लिया इसमें, मैं तो नहीं रेक्टेंगल ही नहीं अर्थ नहीं निकाल नहीं रही नहीं थी नहीं इसका। नहीं 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 नहीं। अच्छा। वो तो गमनागमन की अपेक्षा से है वो। ठीक है ना। वाला आयत, आयताकार वाला आयत नहीं। ठीक है ना। हाँ, वो पर्याय को समझा रहे हैं कि वो क्रम भाव वाली है, क्रम भाव स्वभाव वाला है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ऐसा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पर बिना किसी गैप के, एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, तीसरे से चौथे की ओर जाने वाला है आयत।
समझिए बात। आयत सामान्य समुदायक है ना। अब उसको लंबाई की अपेक्षा से समझाए तो आप उसको आयताकार समझ रहे हो, वो पर्याय की अपेक्षा से, यानी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो वो दाएं से बाएं की जो लंबाई है, आयत मतलब वो रेक्टेंगुलर वाला जो आपने कहा, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो पर्याय स्वभाव समझाना है ना, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वस्तु स्वरूप की जो लंबाई है वो कैसी है, आत्मा या तो कोई भी द्रव्य, छह द्रव्य है, उनका स्वरूप कैसा है, तो बोले पर्याय जितना तो लंबा है, माने अनादि निधन है। सिंपल है ना, अनादि निधन है। और और उसकी चौड़ाई कैसी है, अर्थात द्रव्यात्मक है, प्रदेशात्मक है, गुणात्मक है। ऐसा कि गुणों से बना है और पर्यायों वाला है। कौन है वो द्रव्य है, अर्थात गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। बस। अब ये दो जो शब्द है ना, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य, ये आपको थोड़े से ना याद करने पड़ेंगे। समान जाति, असमान जाति, आयत सामान्य, विस्तार सामान्य, ये शब्दों को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। समझने तो है ही, याद भी करने हैं। क्यों याद करने हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो विषय है वहां इन शब्दों का भरपूर प्रयोग होने वाला है। तो शब्द आपके ज्ञान का विषय बने रहने चाहिए। आई बस समझ में, वो शब्द आपके ज्ञान का विषय बने रहने चाहिए। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि वो शब्द बार बार रिपीट होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। देखो एक बात सुनो, आपने कभी सुंदर से सुंदर घर की नींव भरते हुए देखा है? नींव, नींव देखा है? तो नींव कितनी सुंदर होती है, कितनी रोचक होती है? कुछ नहीं होती। वो सुंदर नहीं होती, रोचक नहीं होती, लेकिन वो उसका फाउंडेशन जो है वो ठोस होता है, जिसके ऊपर वो पूरा घर खड़ा होता है। आई बात समझ में। तो गे प्रज्ञापन अधिकार की जो दो गाथाएं या तीन गाथाएं हैं, 93, 94, 95, या यूं समझो कि गे प्रज्ञापन अधिकार का जो द्रव्य सामान्य अधिकार है, ये कैसा है, ये फाउंडेशन जैसा है। ये रुचिकर नहीं लगेगा, समझ में बात नहीं समझ में। ये रुचिकर कम लगेगा, समझने में बुद्धि ज्यादा लगेगी, सुंदर कम लगेगा, लेकिन ये वो नींव है कि जिसके बिना प्रचनसार खड़ा नहीं होगा, उसका भाव खड़ा नहीं होगा। प्रचनसार नहीं, मोक्ष मार्ग खड़ा नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। किसके बिना, इस नींव के बिना। तो आपको थोड़ा सा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इसको समझना है, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि करणानियुक्त तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से बैठना पड़ेगा, है ना, थोड़ा अलर्ट होकर समझना पड़ेगा। और द्रव्यानुग में तो क्या, एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य का करता है ना, ये आत्मा है, ज्ञान दर्शन सुखवीर्य वाला है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ठीक है, उसमें तो क्या है ऐसे, उसमें ज्यादा विशेष क्या समझना है। आहा, बस महिमा आनी चाहिए कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बुद्धि द्रव्य करणानुग को समझने में लगती है, उससे अधिक बुद्धि लगती है द्रव्यानुग के विषयों को समझने में। समझ में बात नहीं समझ, मैंने वहां उपयोग का टेंशन बहुत शार्प चाहिए, तो वो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो शब्दों के इस जाल को बुनते रहोगे और वो कल्पना करते रहोगे, या बात कहीं की कहीं चली जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं समझ में आ रही है ना। तो अब गाथा नंबर 93 में आचार्य देव ने समझाया कि जो द्रव्य है वो जो कोई जहाँ कोई इस विश्व में द्रव्य है, वो गुणात्मक है और पर्यायात्मक है, अर्थात गुण स्वभाव वाला है और पर्याय स्वभाव वाला है। वही उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कालक्रम का भेद समझाने वाली वस्तु है। जब वस्तु प्राप्त होगी तो उसके प्रदेशों से उसको मापा जाएगा, उसके गुणों से उसको समझा जाएगा, और उसकी पर्यायों से उसके काल कर्म का भेद प्राप्त होगा कि वो है या नहीं है, अथवा कहाँ है और कहाँ नहीं है। समझिए बात। ऐसे ही सब स्वरूप समझाया जाएगा। अब उदाहरण दिया। अब आचार्य अमृतचंद्र देव 236 नंबर पेज पर उतने भाव को समझाकर कि एक स्वभाव पर्याय है, विभाव पर्याय है, गुण पर्याय है, द्रव्य पर्याय है, और द्रव्य गुणात्मक है और पर्यायात्मक स्वभाव वाला है, ये सारा मर्म समझाने के पश्चात वो एक उदाहरण के तौर पे इसको समझाते हैं कि जैसे एक कपड़ा है, पट, कपड़ा, वो कपड़ा कैसा है कि अपने ताने और बानों से बना है, ताने और बानों से बना है। तो जो उसके ताने बाने हैं वो क्या है, ताने बाने, कि वो कहलाता है कपड़ा, यानी कि द्रव्य। जो ताने बाने हैं वो क्या है, वो उसके गुण। समझे बात। और उसका वो जो परिणमन भाव है, उसका नया होना, पुराना होना, नए रंगों में ढलना, आदि आदि होना, फोल्ड होना, आदि आदि, वो सब उसकी देखना पर्याय नहीं है। आएगा वो ताने बाने जो आप कह रहे हो।
वो क्षेत्र नहीं हाँ, आएगा। तो पता है प्रदेश है ना वो, उसका कहा तो सही। हाँ, द्रव्य आपने भाव, गुण बोला ना। प्रदेशात्मक। हाँ, उसको गुण भी कहते हैं, प्रदेशात्मक भाव भी है वो, गुणात्मक भी है। अभी समझेगा आचार्य स्वयं समझेंगे उसको, है ना? कैसे है। अब यहाँ पूर्वोक्त कथन दृष्टांत से दृढ़ करते हैं, जो हमने ऊपर कहा है उसको दृष्टांत से समझाते हैं, उदाहरण के तौर पे समझो। अब आत्मा कपड़े जैसा नहीं है, आत्मा रूपी पदार्थ नहीं है, आत्मा अरूपी पदार्थ है। लेकिन उस अरूपी पदार्थ को समझाने के लिए कि कैसे वो अपने प्रदेशों से गुथा है, एक भी प्रदेश यहाँ से वहां हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कपड़ा खराब है। समझ नहीं, मैंने तो कपड़े के धागे कहीं से अलग अलग हो जाए, निकल जाए, तो वो कपड़ा फट गया, मतलब खराब हो गया। आई बात समझ में। तो आत्मा अपने प्रदेशों से जो गुथा है, अपने अनंत गुणात्मक भाव वाला है, आत्मा माने क्षय द्रव्य। और जो पर्याय स्वभाव वाला है वो कैसा है, उसका एक उदाहरण देकर समझाएंगे। कि मान के चलो एक कपड़ा है, तो वो कपड़ा कैसा है, जैसे संपूर्ण पट एक पूरा कपड़ा है, अवस्थाई स्थिर कपड़ा है, कपड़े स्वभाव वाला है, निरंतर कपड़े भाव रहने वाला ही है। ठीक है ना। विस्तार सामान्य समुदाय से। अब विस्तार सामान्य का अर्थ क्या है, गुणों से। विस्तार सामान्य अर्थात गुणों से, विस्तार सामान्य समुदाय से। और दौड़ते यानी कि बहते प्रवाह रूप हुए, बहते हो गए ना, चलते हुए। आई समझ में, आयात कहां से बनाया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, ऐसे आयात भाव सा वाला। तो स्थिर भी है और दौड़ता हुआ भी है। कपड़ा स्थिर भी है, धागा अपनी जगह है, स्थिर है, पर धागे से धागा, धागे से धागा, धागे से धागा जुड़ता है, तो कपड़े का विस्तार बढ़ता है। आई बस में उदाहरण है। ऐसा नहीं कि आत्मा जहां है वो द्रव्य एक जगह है और आगे पर्याय पर्याय बढ़ती है, ये नहीं समझा रहे, बात को समझना। वो पर्याय परिणमती है तो द्रव्य ही परिणमता है, लेकिन पर्याय स्वकाल भाव से स्थित रहती है, और द्रव्य जो का त्यों रहता है, और प्रति समय परिणमन होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो पर्याय आगे 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 ऐसे बढ़ती जाती है। यहाँ दौड़ते हुए का कहने का मतलब है आगे की ओर चलना। द्रव्य का परिणमन ऐसा नहीं होगा, पर्याय का परिणमन पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसा नहीं होगा। कोई पर्याय तो आगे भूतकाल भविष्य काल में ले जाए, और कोई पर्याय भूतकाल में ले जाए, ऐसा नहीं होगा। टाइम मशीन होती है ना, टाइम मशीन, वो भूतकाल में ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती है? कि भूतकाल में ज्ञान तो जा सकता है, द्रव्य नहीं जा सकता। और भविष्य काल में ज्ञान तो जा सकता है, द्रव्य नहीं जा सकता। ध्यान से समझना, मैं फिर समझा रहा हूं। मैं भूतकाल में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, कि मैं नहीं जा सकता हूं, ज्ञान जा सकता है। और भविष्य काल में मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, कि मैं नहीं जा सकता हूं, ज्ञान जा सकता है। केवली तो वर्तमान में जहां है वहीं रहते हैं, सिद्ध तो वर्तमान में जहां है वहीं रहते हैं, और ज्ञान की अपेक्षा से भूतकाल में भी जाते हैं और भविष्य काल में भी जाते हैं। और पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य तो वर्तमान, सदैव वर्तमान भाव रहता है, और पर्याय आगे 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 वो दौड़ती रहती है। पकड़ में ही बात, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे पर्याय स्वभाव दौड़ता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, मुश्किल तो नहीं है कुछ। बहुत ध्यान से समझना, द्रव्य तो जहां है जैसा है वैसा का वैसा सदैव वर्तमान ही रहता है, इसको कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय, त्रिकाली का वर्तमान, जिसका आश्रय कर कर वो भविष्य की पर्यायों में स्वभाव भाव प्रकट होने की बात कही जाती है। मुझे किसका आश्रय लेना है, नहीं दौड़ने वाले उस द्रव्य का। वो काल के कौन से पक्ष में विद्यमान है, कि वो त्रिकाली तो है परंतु वर्तमान है। द्रव्य भूतकाल में था, कि हाँ था, पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य भविष्य में होगा, कि हाँ होगा, पर्याय अपेक्षा से। और द्रव्य वर्तमान में है, कि हाँ है, द्रव्य अपेक्षा से भी और पर्याय अपेक्षा से भी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, क्या कहा है। भूतकाल में द्रव्य अपेक्षा से नहीं, और भविष्य काल में भी द्रव्य अपेक्षा से नहीं। ये बात और है कि पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होगी, लेकिन भूतकाल की पर्यायों में उन पर्यायों के होने का कारण तो द्रव्य था, परंतु द्रव्य भूतकाल में नहीं है, पर्याय तो अपने काल में है। याद है कल क्या समझाया था, कि भूतकाल की पर्याय कहाँ है, कि अपने स्वकाल में है, जिस काल में हुई थी उसी काल में।
हमेशा उसी काल में रहने वाली है या बदल जाने वाली है? बोलो। उसी काल में हमेशा उसी काल रहेगी। में रहने वाली है, कभी नहीं बदलेगी। और भविष्य की पर्याय? निर्भर हो गया जी। बोलो भैया, कौन सी पर्याय बदलनी है तुम्हें? इसमें उत्पाद व्यय हो गया, आ गया। हाँ हाँ। क्या? इसमें इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य लगाएंगे। हाँ, उत्पाद पर्याय का तो स्वभाव उत्पाद व्यय वाला है ना। तो उत्पाद व्यय तो हुआ, परंतु वो पर्याय का उत्पाद व्यय हुआ तो पर्याय, अब पर्याय कहाँ गई? कि उसका व्यय हो गया, वर्तमान की अपेक्षा से व्यय हो गया। प्राग अभाव, प्रदंश अभाव। वर्तमान की पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है, इसको कहते हैं प्राग अभाव। लेकिन भूतकाल में भूतकाल की पर्याय का अभाव है क्या? और भविष्य सद्भाव है। काल में भविष्य काल की पर्याय का अभाव है क्या? कि वहां सद्भाव है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? वर्तमान की पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, वो प्राग, और भूतकाल का अभाव है वो प्रध्वंस अभाव। ठीक। भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में नहीं होना प्रध्वंस है ना। नहीं, और प्राग। प्राग। प्राग, अच्छा। और वर्तमान की पर्याय का भविष्य की काल पर्याय में नहीं, या भविष्य की पर्याय का वर्तमान में नहीं होना है वो प्रध्वंस। अब ये बात ये है कि जो भविष्य काल की पर्याय है वो कहाँ है? भविष्य में ही है, स्वकाल में है। और भूतकाल की जो पर्याय है वो कहाँ है? कि वो भूतकाल में ही है। वर्तमान में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। समझ में ये बात? नहीं समझ में? कल जो तारीख थी वो अब कहाँ है? कल है, कल के भाव में पड़ी है। तुम्हारी पुरानी यादों, जो घटना घटी थी तुम्हारे बचपन की, वो कहाँ है? कि वो बचपन की घटना वही बचपन में पड़ी है। समझना ध्यान से। केवल ज्ञान जानेगा ना तो कैसे जानेगा? भगवान महावीर स्वामी का वो शेर की पर्याय का जो भाव केवल ज्ञानी ने जानेंगे, तो कैसे जानेंगे? कि वो भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा से जानेंगे ना, स्वकाल में खचित। अब तुम कल्पना कर रहे हो कि पर्याय कोई द्रव्य है और काल में खचित है। पर्याय कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो मैं हूं। समझ में बात? नहीं समझ में? अनंत गुणों वाला तो मैं हूं, और मेरे परिणमन का नाम पर्याय है। और वो पर्याय भाव को कैसे समझा जाता है? कि पर्याय स्वकाल में खचित होने से अपने अपने भाव रूप ही रहती है, और द्रव्य सदैव परिणमन करता है, अर्थात पर्याय आगे आगे दौड़ती है और द्रव्य जो का त्यों रहता है। अब उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि एक कपड़ा है, वो कपड़ा कैसा है? स्थिर है, स्थायी है ना। वो कपड़ा कैसा है? कि विस्तार सामान्य समुदाय से स्थिर है, अवस्थित है, और दौड़ते हुए अर्थात बहते प्रवाह रूप से आयात सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ तन्मय ही है। भैया, अर्थात एक अब, हाँ भैया एक पॉइंट समझ में नहीं आया जो आपने अभी केवली भगवान वाला एग्जाम्पल दिया, कि जो हाँ। केवली भगवान है वो भूतकाल की पर्याय को भूतकाल में खचित है ऐसे ही जानेंगे, वर्तमान वत ऐसा जानेंगे, या उन्हें नहीं, वर्तमान। वर्तमान में जानने में आती है। जैसे हम वर्तमान में किसी वस्तु को जानते हैं, केवली भूतकाल की पर्यायों को भी ऐसे ही जानते हैं, मानो वर्तमान वत है ऐसा। वो भूतकाल की पर्यायों को वर्तमान में लाकर जानते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। नहीं 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 नहीं, समझे? मतलब वर्तमान वत हाँ, ही जानते हैं ना। वर्तमान वत जानते हैं, ये अर्थ है। कि एक ही समय में वर्तमान में ही भूत और भविष्य की समस्त पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? वर्तमान वत जानते हैं। वर्तमान वत का मतलब होता है साक्षात, मानो उनके आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही वह हो रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान वत। नहीं, नहीं तो वो कैसे तो बताएंगे? ऐसा बोलेंगे भूतकाल की पर्याय खचित है तो वो मतलब वर्तमान वत तो जान रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान में हम्म। ये है कि ये भूतकाल की है, ये भविष्य हाँ में वो तो है होगी, ही। ऐसा भी खचित अच्छा है। एक बात बताओ, सुनो सुनो। इसमें कोई कोई बात नहीं, प्रश्न तो उठ ही सकता है ना, समझने के लिए है ना। देखो सुनो, भविष्य की चौबीसी वर्तमान में जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे? ये भविष्य की चौबीसी ऐसा बताएंगे या वर्तमान की चौबीसी ऐसा बताएंगे? कैसे बताएंगे बोलो? आदिनाथ ने ये कहा कि ये जो मारीच का जीव है 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो 24वां ऐसा कहने पर वो भविष्य की तो घोषणा की ना। द्वारका 12 वर्ष बाद जलेगी, तो वो घोषणा भविष्य की ना। तो भविष्य की उस घटना को उन्होंने वर्तमानवत जाना। अर्थात उनके ज्ञान में तो 12 वर्ष वाली जो घटना है, जो 12 वर्ष के बाद होनी है, वो तो मानो आज ही हो रही हो। उनके ज्ञान में तो ऐसे झलक रही है।
भैया आज ही जल रही है द्वारका। हाँ। उनको द्वारका जलती हुई नजर आ रही थी उस समय भी, मैं कह तो रहा वर्तमान हूँ में जैसे उनके ज्ञान में है। तो वो आज ही जल रही है। हाँ सही है, पॉइंट क्लियर हो है गया। ना, उनके ज्ञान में तो वो द्वारका आज ही जल रही है। लेकिन वो ज्ञान आज ही जलती हुई द्वारका को ऐसा नहीं जान रहा आज जल रही है। वो यही जानता है कि ये 12 वर्ष बाद जलेगी। आई बात समझ में, जैसे वो तीनों ऐसे काल ही की जानेगा। 24 तीनों काल की हाँ, 24 भी अपने सामने हो और अपन तीनों काल की 24 को एक साथ देख रहे हैं। एक साथ देख रहे हैं, लेकिन वो 24 ही तो अपने स्वकाल में ही हाँ, होगी, स्वकाल में। स्वकाल में बिल्कुल ही बिल्कुल होती जी। है ना। और वो स्वकाल को भी जानते हैं, भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी हाँ जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं। लेकिन बिल्कुल भूत और बिल्कुल। भविष्य को वर्तमान वत जानते हैं। मानो उनके ज्ञान में वह प्रत्यक्ष ही झलक रहा है, प्रत्यक्ष तो झलक ही रहा है, वह घटना वर्तमान में ही घट रही है, ऐसे जान रहे हैं। जैसे हम किसी वस्तु को साक्षात जानते हैं, एक कल्पना करके जानना, एक याद करके जानना, और एक साक्षात जानना, अंतर है या नहीं है। कोई घटना को तुम याद करके जानो, भूतकाल की घटना को, और कोई घटना तुम्हारे सामने एकदम प्रत्यक्ष हो रही है, तो अंतर है या नहीं है। अंतर है ना। तो वो भूतकाल की पर्यायों को भी ऐसे जानते हैं मानो वर्तमान में ही हो रही है, और भविष्य की पर्यायों को भी ऐसे जानते हैं मानो वर्तमान में ही हो रही है। आई बात समझ में। तो पर्याय की अपेक्षा से क्या करा, उसकी गणना करी, लंबाई। था, है, रहेगा, कौन, द्रव्य। किसकी अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से था, पर्याय की अपेक्षा से है, और पर्याय अपेक्षा से ही रहेगा। और द्रव्य कैसा है, कि ध्रुव अपेक्षा से है, आज ही है, वर्तमान ही है। समझ में ये बात नहीं, समझ में। ये ध्रुव अपने पर्याय भाव से कैसा है, खचित होने से, था, है और रहेगा। लेकिन द्रव्य सदैव वर्तमान ही होता है, द्रव्य भूत और भविष्य होता नहीं है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। स्वर्ण सदैव वर्तमान होता है, हार कुंडल आदि भूत भविष्य हो जाते हैं। भूतकाल का हार भविष्य में कुंडल, वर्तमान में चेन बना दिया, तो वर्तमान में चेन है, भूतकाल में क्या है, हार। लेकिन वो स्वर्ण कैसा है, वो सदैव स्वर्ण ही है, तत्पर, हमेशा विद्यमान, विद्यमान अवस्था से तो वह सदैव क्या रहने वाला है, स्वर्ण ही रहने वाला है। तब भूतकाल में जब हार था, जब स्वर्ण नहीं था, कि था, स्वर्ण ही था, स्वर्ण ही था। और वर्तमान में अब चेन हो गया, अब क्या है, अभी स्वर्ण ही है। माने वो सदैव ध्रुव स्थिर, स्थिर रहने वाला है, अर्थात सदैव उस ही भाव रूप रहने वाला है, बदलने वाला नहीं। तो जो बदलाव हुआ वो भी पर्याय में हुआ, जो होगा वो भी पर्याय में होगा। और ध्रुव कैसा है, वो सदैव विद्यमान रहेगा, जैसा का वैसा, है ना। तो अब पर्याय की अपेक्षा से ध्रुव कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। और ध्रुव कैसा है, कि जो कल था, जो आज है, और जो कल होगा, वो ध्रुव नहीं, वो पर्याय होगी। ध्रुव तो सदैव ध्रुव ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। स्थिर मतलब जो आगे पीछे नहीं होता, और पर्याय मतलब जो आगे की आगे बढ़ती रहती है, जिसका भूत भी होता है, जिसका वर्तमान भी होता है, जिसका भविष्य भी होता है। बात समझ में आ रही है नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ ये बात समझा रही है कि जैसे एक पट है, कपड़ा है, वह कपड़ा कैसा अवस्थित है, अर्थात स्थायी है, स्थिर है। तो उसका स्थिर स्वभाव है विस्तार सामान्य, और दौड़ते हुए अर्थात बहते प्रवाह रूप से, आयात समुदाय रूप से रचित होता हुआ तन्मय ही है। अर्थात वो ताने बानों से बना हुआ वह कपड़ा अपने ताने वाले भाव से तन्मय ही है। उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ द्रव्य नामक अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय से, और दौड़ते हुए अर्थात बढ़ते हुए आयात सामान्य समुदाय से रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है। अर्थात स्थिर होता हुआ, द्रव्यात्मक और गुणात्मक भाव से स्थिर रहता हुआ, और पर्यायात्मक भाव से परिणमित होता हुआ भी वह द्रव्य ही है, अर्थात बदलता हुआ भी वह द्रव्य ही है। आई बात समझ में, सिंपल सी है ना बात। आगे, और जैसे पट में अवस्थाई अर्थात अनेक अवस्थाओं का होना, पट में अनेक अवस्थाओं का होना। कैसे अवस्थाएं होती है पट की, आपने फोल्ड कर दिया, गीला कर दिया, झटक दिया, रस्सी पे टांग दिया, आदि आदि, कई कई प्रकार के रंगों से रंग दिया, अथवा उसके कई प्रकार के तय आदि कर दिए। अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ, गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। क्या मतलब, कि कपड़ा, जो कपड़ा कपड़ा किससे बनता है, धागे से बनता है।
तो अपने धागे भाव से कभी पृथक होता है क्या? कभी पृथक नहीं होता। पृथक हो जाए तो कोई उसको कपड़ा नहीं कहेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं कि अपने गुणात्मक भाव से पृथक नहीं होने के कारण, पृथक अप्राप्त होने से, क्या मतलब हुआ कि पृथकता को प्राप्त नहीं होता। किन किन से प्राप्त नहीं होता? किससे पृथकता को प्राप्त नहीं होता? अपने गुणात्मक भाव से कभी अलग नहीं होता। जैसे पट, जैसे कपड़ा अवस्थाई, अर्थात जो उसमें स्थिर है, स्थित है। तो स्थिरता क्या है कपड़े की? वो धागापना, जिन धागों से जुड़कर वो कपड़ा बना है, वो धागे हमेशा धागे ही रहते हैं, है ना? तो क्या कहते हैं, उन धागों से वह कभी क्या नहीं होता? पृथक नहीं होता। उसी प्रकार गुणों से अभेद होने के कारण, जैसे धागे से अभेद होने के कारण कपड़ा सिर्फ कपड़ा ही है, ऐसे गुणों से अभेद होने के कारण द्रव्य सदैव गुणात्मक ही है, अर्थात अपने गुणों को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे पट में अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय गुणों से रचित होता हुआ, अर्थात परिणमते हुए गुण है ना, परिणमते हुए गुण, रचित होता हुआ भी गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है। पर्याय का परिणमन हुआ, परंतु गुण कभी छूटते नहीं। स्वर्ण का हार, कंगन बनाया, चेन बनाई या अन्य कुछ बनाया, ऐसा होने पर भी स्वर्णत्व अपने स्वर्णत्व भाव को छोड़ता नहीं है। और दौड़ता हुआ मतलब हार से कंगन, कंगन से कुंडल, कुंडल से चेन तो बनता है। दौड़ता हुआ माने पलटता तो है, लेकिन पलटता हुआ होने पर भी स्वर्णत्व भाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही कपड़े में कभी कलर शेड ज्यादा हो जाते हैं, कभी फेड हो जाते हैं, कभी कपड़ा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। समझ नहीं बात? समझ में? कभी फोल्ड कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वह सदैव कपड़ा ही रहता है, कुछ और नहीं बनता। ऐसे ही वह अपने गुणात्मक भाव को कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार पदार्थ में अवस्थाई, अर्थात जो अवस्थित है, स्थित है, विस्तार सामान्य समुदाय या दौड़ते हुए आयात सामान्य समुदाय जिनका नाम द्रव्य है, वह गुणों से रचित होता हुआ गुणों से पृथक अप्राप्त होने से गुणात्मक ही है, अर्थात अपने गुणात्मक भाव को परिणमता हुआ होने पर भी अपने गुणात्मक भाव को कभी छोड़ता नहीं है। और जैसे अनेक पटात्मक, ये तो हुआ द्रव्य का द्रव्यात्मक और गुणात्मक स्वभाव समझाने का उदाहरण। अब उसमें दो पर्यायों का स्वरूप समझाएंगे। कौन कौन सी पर्याय समझाई थी? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, और एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। फिर द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में भी, द्रव्य पर्याय में समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। तो पहले द्रव्य पर्याय की समान जाति और असमान जाति का उदाहरण देंगे कि कैसे समान समझना और कैसे असमान समझना। जैसे अनेक पटात्मक, एक से अधिक वस्त्रों से निर्मित, कोई कोई एक से अधिक वस्त्रों से निर्मित, मान लो एक कुर्ता है, तो उस कुर्ते में कई प्रकार के जोड़ है ना, जेब बनाई है दो प्रकार की, है ना, उसमें कोई अलग सा डिजाइन डाला है या उसको कहीं से फोल्ड करके उसमें सिलाई मारी है, ऐसा कुछ करा है। तो कहते हैं कि वो जेब है वो भी वही कपड़ा है जिस कपड़े का कुर्ता बना है, और जो उस कपड़े के अंदर अन्य कुछ कार्य हुए हैं वो भी उसी कपड़े से कॉलर बनाया, कुछ बनाया, इस तरह की चीजें की। तो कहते हैं जैसे अनेक पटात्मक, जैसे एक से अधिक वस्त्रों से निर्मित, द्विपिटक त्रिपिटक यानी एक कपड़ा दो कपड़े, ऐसे समान जाति द्रव्य पर्याय है। मैंने एक ही कपड़े का जोड़ जोड़कर कोई एक नवीन कपड़ा बनाया, पैंट बनाई, कुर्ता बनाया, कमीज बनाई, तो एक जैसे कपड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया ना। कमीज का जो ये बाजू है और ये जो शर्ट है, ये दोनों के बीच में जोड़ है या नहीं है? जोड़ है ना। ये कमीज की जेब के बीच में जोड़ है या नहीं है? जोड़ है ना। तो ये जिस कपड़े का ये जोड़ है और ये जो कपड़ा है, इन दोनों में कोई अंतर है? एक ही थान के दोनों कपड़े हैं, एक ही जैसे बने, एक ही जैसे रंग के, एक ही जैसे स्वभाव के हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? इन्हें कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसे एक अणु पुद्गल का, द्विअणु, त्रिअणु, चार अणु, ऐसे पुद्गल पुद्गल से जुड़कर जो पर्याय बनाता है उसे कहते हैं समान जाति पर्याय। ठीक, कि भाई ये क्या सिखा रहे हो आप हमें, इसमें हमें जान के क्या लाभ होगा, आत्मा कहाँ है इसमें? कि पज्जी मूढ़ा ही पर समया, जुड़ 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 के जो द्रव्य पर्याय बनी है, समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल की,
उसमें तुझे सुख बुद्धि है, पज्जई मूढ़ा। तो पहले समझ तो ले कि वो बना कैसे है, वो है क्या, उसका स्वभाव क्या है। जो तू स्वर्ण समझ के खरीद रहा है, पहले समझ तो ले वो स्वर्ण नहीं, पीतल है। क्या बात समझ में नहीं? जो तू यह सोच के खा रहा है कि इसको खा के मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये सांके है, संजीवनी नहीं है। क्या जहर है? संजीवनी जैसा दिखने वाला यह पदार्थ क्या है? जहर है। समझ में बात नहीं समझ? वो कह रहे हो उस तू समझ तो ले, पहले लक्षण तो समझ। लक्षण तो वहां वस्तु स्वभाव का निर्णय कराने के लिए समझा रहे हैं कि पहले आप ये समझो समान जाति पर्याय क्या है और असमान जाति पर्याय क्या है। क्यों समझे? क्योंकि तुम पर्यायों में ही मूढ़ हो। क्योंकि तुम पर्यायों में ही मूढ़ है। ये सारा जगत किसमें मूढ़ है? पर्याय में ही मूढ़ है। समझ में बात नहीं समझ में? तो पर्याय का स्वरूप समझो पहले। पर्याय किसे कहते हैं? वो कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय है। उसी प्रकार अनेक उद्गलात्मक द्विक अणु, त्रिअणु ऐसी समान जाति द्रव्य पर्याय है। उदाहरण देके समझाए। अब दूसरा उदाहरण, जैसे अनेक रेशमी और सूती पटों से बने हुए द्विपिटक त्रिपिटक ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। माने आपने कोई कपड़ा ऐसा बनाया जिसमें सूती कपड़ा भी है, रेशमी कपड़ा भी है, टेरिकोट का भी है। तो सूती कपड़े की जाति रेशमी कपड़े से भिन्न है और सूती रेशमी कपड़े की जाति टेरिकोट के कपड़े से भिन्न है। और इन तीन तरह के कपड़ों को जोड़कर जो आपने बनाया वो कहलाएगा असमान जाति पर्याय। ठीक ऐसे ही जीव और पुद्गल के योग से जो पर्याय बनती हैं उन्हें कहते हैं असमान जाति पर्याय। ध्यान से समझ, ये गाथा बहुत ध्यान से समझ। देखो जैसे भाई सुनो। साहब सोना, सोने का हार, तो सोना अलग है, टाका अलग है उसका, ये दो मिलके हाँ बने ना। टाका अलग है, हाँ टाका अलग है, बिल्कुल करेक्ट है। सोना और टाका अलग है। टाका हाँ, खोट है ना? दी हाँ। हम्म। हाँ, अब देखो सुनो ध्यान से। यहाँ पे समान जाति और असमान जाति पर्याय समझा रहे हैं। तो मनुष्य आदि पर्याय को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? असमान जाति पर्याय। ध्यान से समझना। सॉरी। और नियम सार में इन्हीं पर्यायों को क्या कहा? स्वपर स्वाप्रपेक्ष अपेक्ष पर्याय। पर्याय। समझना ध्यान से। और इन्हीं स्वापरापेक्ष पर्यायों को टीका में, नियम सार की टीका में कहा व्यंजन पर्याय। बहुत शांति से समझना इन बातों को। अब असमान जाति जो पर्याय है इसमें सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन कहाँ है? समझना ध्यान से। स्वापरापेक्ष पर्याय पर से छूटेगी, स्व में जुड़ेगी, आदि आदि, ये जो अर्थ करते हैं ना, इस प्रकार के जो अर्थ करते हैं स्वापरापेक्ष का अर्थ जो करते हैं, स्व सापेक्ष, पर सापेक्ष, आदि आदि, दो द्रव्यों से मिलकर एक पर्याय बनी, बहुत स्थूल पर्याय है वो। उसका नाम असमान जाति पर्याय है। और असमान जाति पर्याय में जीव क्या है? मूढ़ है। क्या मूढ़ है? क्या मूढ़ है? कि ये मैं यही हूं मैं हूँ। या मेरी है, एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि है। अब समझना ध्यान से। अब जो होती है स्वभाव पर्याय, यानी कि मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो हूं, लेकिन मैं क्या नहीं हूं? मैं पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं, मैंने मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो इसको स्वापरापेक्ष पर्याय कहेंगे या समान जाति पर्याय कहेंगे? सॉरी, समान जाति कह रहा हूं, स्वभाव पर्याय कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? ये स्वपरापेक्ष कहलाएगी कि मैं ज्ञान दर्शन हूं, या ये स्वभाव कहलाएगी कि मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूं? क्या कहलाएगी? विचार करके बताओ। क्वेश्चन एक बारी बताना। स्वपर अपेक्ष। मैं ज्ञान दर्शन सुख भाव वीर्य वाला पर्याय। हूं, ये स्वभाव पर्याय कहलाएगी या ये स्वापरापेक्ष पर्याय कहलाएगी कि मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूं? तो परापेक्ष हाँ पर्याय के स्वभाव, लिए वो तो स्वपर स्वभाव ये पर्याय है। आनंद, ज्ञान दर्शन ये तो स्वभाव है जीव का। ये ज्ञान तो स्वभाव, स्वभाव है। स्वभाव दुख। तो मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की पर्यायों की दृष्टि करके जीव का लक्ष्य पहचानूंगा, लक्षण पहचानूंगा, या वो स्वापरापेक्ष पर्याय की अपेक्षा से जीव का लक्षण पहचानूंगा? कैसे पहचानूंगा बतलाओ? बहुत स्थूल बुद्धि वाले जीव को, या यूं कहो मलेच्छ को, ये कहा कि जो चलता है, फिरता है, बोलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, ये जीव है। बहुत स्थूल बुद्धि वाले जीव को क्या कहा? ये शरीर है ना, ये जीव है। शरीर जीव है या शरीर और जीव के संयोग से बनी हुई या समान जाति पर्याय है? क्या है ये?
कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? वो थोड़ा बुद्धि से समझना। ये तो यहाँ असमान असमान जाति जाति पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं ना, असमान जाति पर्याय, माने हाँ दो सब द्रव्यों से मिलकर जो पर्याय बनी उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय। इसी असमान तो जाति पर्याय को नियम सार में क्या कहा, स्वापरापेक्ष पर्याय। और स्वापरापेक्ष पर्याय की टीका करते समय आचार्य ने क्या नाम दिया उसको, व्यंजन पर्याय। समझ में आई बात, नहीं समझ में? व्यंजन का अर्थ क्या होता है, जो कुछ द्रव्यों से या अनेक द्रव्यों से मिलकर बना हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे समझना ध्यान से, नमक में नमक मिलाया तो व्यंजन बना या नहीं बना? नहीं बना। लेकिन नमक में शक्कर मिलाई, थोड़ा पानी मिलाया, थोड़ा नींबू मिलाया, तो व्यंजन बना या नहीं बना? एक व्यंजन बन गया, क्यूजीन। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? व्यंजन किसे कहते हैं, एक से अधिक द्रव्यों से मिलाकर जो बनाया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। इसलिए पकवान को, भोजन को भी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि वो अनेक वस्तुओं को मिलाकर बनाया गया है। तुम बाजार से घिया लौकी खरीद लाए, उसे कोई व्यंजन कहता है? उसे कोई व्यंजन नहीं कहेगा। लेकिन जब तुम उस लौकी की सब्जी बनाओगे उसे व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे उसे व्यंजन? क्योंकि इसमें घी भी पड़ा है, नमक भी पड़ा है, मिर्च भी पड़ी है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसे कुछ चीजों का समूह उसमें गया है, तो वो क्या हो गया, व्यंजन। व्यंजन का सीधा सीधा अर्थ होता है मिला जुला। क्या अर्थ होता है, मिला जुला। अब जब सामान्यता बिल्कुल एकदम लोएस्ट लेवल पे हम समझाते हैं आगम की परिभाषाओं को, तो हम क्या कहते हैं कि प्रदेशत गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, माने आकार। आकार। अब कोई आकार जो है, किसी भी द्रव्य का जो आकार है, चूंकि वो प्रदेशों वाला है ना, द्रव्य प्रदेशों वाला है, कोई भी द्रव्य बिना प्रदेश के नहीं होगा, और प्रदेश का कोई ना कोई आकार होगा, तो वह प्रदेशत गुण की मुख्यता से उसको व्यंजन पर्याय, आकार को व्यंजन पर्याय कह देते हैं, सिर्फ समझाने की अपेक्षा से। लेकिन मात्र उसका नाम व्यंजन नहीं है, वास्तव में तो व्यंजन का नाम है मिला जुला। वास्तव में तो व्यंजन का नाम क्या है, मिला जुला। अब जहां पे भी तुम एक में दूसरे को मिलाओगे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो व्यंजन हो जाएगा। और जहां एक में दूसरा नहीं मिलेगा समान जाति। है, समान जाति। तो वो व्यंजन नहीं कहलाएगा, वो समान जाति हो जाएगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में? अब एक बात और समझो, गुण पर्यायों का ही दूसरा नाम होता है अर्थ पर्याय। जैसे द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय, ऐसे ही गुण पर्याय का दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। आ गई बात समझ में? स्वभाव पर्याय स्थूल भी होती हैं, सूक्ष्म भी होती है। ने अर्थ पर्याय किसको कहना, मेरी अपनी निजी, जिसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में वो क्या कहलाएगी, मेरी अपनी अर्थ पर्याय कहलाएगी या गुण पर्याय कहलाएगी। लेकिन जिसमें अन्य का हस्तक्षेप है तो क्या कहलाएगी, असमान जाति होने से व्यंजन पर्याय कहलाएगी। और लेकिन क्योंकि एक द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक है, तो प्रदेश असंख्यात है, एक से अधिक है, और गुण भी एक से अधिक है, तो बहुत सारे गुणों के मिलने के कारण और बहुत सारे प्रदेशों से मिलने के कारण उस आकार को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, जो होती तो द्रव्य की अपनी निजी स्वाभाविक पर्याय ही है, दूसरा का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे सिद्धों का आकार तो क्या कहलाया, व्यंजन। किस अपेक्षा से, सिर्फ आकार की अपेक्षा से। तो व्यंजन के दो अर्थ हो गए, एक हो गया आकार और एक हो गया मिला जुला। समझ में आई बात, नहीं समझ में? व्यंजन के दो अर्थ हो गए, एक अर्थ क्या हो गया, आकार, और एक अर्थ हो गया मिला जुला। आई बात समझ में? तो इस वर्तमान पर्याय को व्यंजन पर्याय आकार के कारण नहीं कहते, आकार तो है लेकिन आकार के कारण नहीं कहते, मिले जुले होने के कारण कहते हैं, क्योंकि असमान जाति दो द्रव्यों से मिलकर बना है। और सिद्धों की पर्याय को व्यंजन क्यों कहते हैं, द्रव्य को, द्रव्य पर्याय जब उसको कहते हैं आकार, प्रदेशत गुण की अपेक्षा से, तो वहां कहने का तात्पर्य आकार है, ना कि कोई दो द्रव्यों का मिला जुला होना। क्योंकि एक ही शब्द के यहाँ दो अर्थ है, व्यंजन का एक अर्थ आकार भी है और व्यंजन का एक अर्थ मिला जुला होना भी है। आती है बात समझ में?
अब ये बात यहाँ पे समझाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, प्रसंग है ना यहाँ पे, जानना जरूरी है तुम्हें, ताकि तुमने जो इधर उधर से कचरा डाला है ना इधर, वो थोड़ा तुम्हारा वॉश आउट, वाइप आउट हो जाए। देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। जब दो द्रव्य मिलते हैं तो असमान जाति पर्याय होती है। असमान जाति पर्याय का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन पर्याय। इसी असमान जाति पर्याय और व्यंजन पर्याय का एक नाम और क्या है? स्वाप्राप्रेक्ष पर्याय। ध्यान रखना, किसी को जिज्ञासा हो पढ़ने की तो 14 नंबर की गाथा में पढ़ लेना, किसमें? नियम सारजी में। क्यों बताई ये बात मैंने वहां? कि तुम उस स्वापरापेक्ष पर्याय का जो भी मिथ्या अर्थ कर रहे हो, ऐसा वो कुछ अर्थ वहां पर नहीं, कि एक पर्याय है वो स्वापरापेक्ष है, वो पर से हटती है, स्वा में जुड़ती है, आदि आदि, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? एकमात्र उसकी जगह पूरे जनांगा में स्वापरापेक्ष का दूसरी जगह नाम नहीं आया, टीका में भी नहीं आया। गाथा मात्र में आया, टीका में भी नहीं आया, टीका में भी उसे व्यंजन कह दिया। समझने बात नहीं समझ? और पता उसका उदाहरण क्या दिया? जैसे नर नारक आदि पर्याय, ऐसा उदाहरण दिया वहां पर। तो वहां जब हम जाएंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे, तो हम वहां कंफ्यूज ना हो, उसको यहां समझते। देखो क्या कहते हैं, जब एक जैसे द्रव्य मिलता है, एक जैसा, और किसी पर्याय का निर्माण करता है, तो उसको कहते हैं समान जाति पर्याय। और यह समान जाति पर्याय 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल में ही होती है। आई बात समझ में? समान जाति पर्याय 6 द्रव्यों में से एकमात्र किस में होती है? पुद्गल में होती है। अन्य कोई द्रव्य जगत में ऐसा नहीं है जो अपने ही जैसे किसी अन्य द्रव्य से मिले और किसी पर्याय का निर्माण करे। यानी जीव जीव से मिलकर कोई पर्याय नहीं बनाता, धर्म अधर्म आकाश और काल भी एक दूसरे से जुड़कर, यानी अन्य भाव से जुड़कर कोई दूसरी पर्याय बनाते नहीं। आकाश तो एक ही है, तो जुड़ेगा किससे? उसकी तो दूसरी संख्या ही नहीं है। धर्म अधर्म भी एक ही है। समझ में आई बात नहीं समझी? उनके पास भी द्वैत भाव नहीं है। और बचा कालाणु, सो कालाणु भी एक दूसरे से मिलकर कोई नवीन पर्यायों का निर्माण करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकाश के प्रदेश पर खचित रहते हैं, यानी उनमें गमनागमन भाव होता नहीं है। पुद्गल के परमाणुओं में गमनागमन भी है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की भी शक्ति है, और स्पर्शन स्वभाव होने के कारण एक दूसरे से जुड़ने की भी शक्ति है। इसलिए पुद्गल ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है इस जगत में, पूरे जगत में, जो समान जाति पर्याय का निर्माण करता है। पकड़ में ही बात? 6 द्रव्यों में से कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। इसलिए उदाहरण किसका है बार बार? एक अणु, द्वि अणु, तीसरी अणु, चार अणु, बस ये एक उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। समझ में ही बात नहीं समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? गति हेतु। हाँ जीव और हाँ, पुत्र बोलो क्या? चलते हुए एक जीवों एक हाँ, वो तो एक को बताने दो। हाँ बोलो, मिनिका दीदी बोलो, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो मतलब चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है, गति हेतुत्व जो है। उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा दूसरा उदाहरण और दो धर्म द्रव्य का, इसके अलावा दो। भी है ही नहीं, है यही ही है, नहीं। मछली, एक ही पानी है। में मछली चलती, पानी है पानी में मछली चलती है। जैसे पानी में मछली धर्म चल, द्रव्य का समझाओ, ये तो उदाहरण है। धर्म द्रव्य समझाओ। तो वो धर्म तो गमन का द्रव्य एक ही उदाहरण है आता है बस, ना। एक ही डेफिनेशन। गमन का उदाहरण तो दे दिया उन्होंने। निमित्त जीव और रूप पुद्गल के गमन हो करने गया। में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ ठीक पानी है। और मछली का वो तो गमन का उदाहरण हो गया ना। गमन के सिवा दूसरा उदाहरण दो आप, जिसमें गमन नहीं समझाना आपने और धर्म द्रव्य समझाना है। है ही नहीं। मिलेगा ही नहीं। बड़ी बात समझना, अनंत गुणात्मक नहीं है क्या वो? द्रव्य नहीं है क्या वो? कि कोई दूसरी विशेषता बतलाने लायक ही बताई नहीं है ही नहीं। समझ में ही बात नहीं समझ? एक द्रव्य है, अनंत गुणात्मक है, और उसमें कोई एक विशेष गुण है ऐसा नहीं। जैसे जीव में कई विशेष गुण हैं, पुद्गल में कई विशेष गुण हैं, ऐसे धर्म अधर्म में भी कई विशेष गुण हैं। लेकिन उसके जो अन्य विशेष गुण हैं वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। समझ नहीं बात नहीं समझे? इतना ही समझो, मैंने पूरे जिनागम में धर्म द्रव्य की एक ही परिभाषा मिलेगी बस, दूसरा कोई विस्तार उसका प्राप्त नहीं होगा, आवश्यकता नहीं है।
ऐसे ही अधर्म के साथ है, ऐसे ही आकाश के साथ है। क्या? क्षेत्र जो अवगान देने की शक्ति जिसमें है उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। खत्म। आप ये समझो 6 द्रव्यों के कोर्स में 4 द्रव्यों का कोर्स तो कुछ भी नहीं है, एक पेज पे खत्म है। सिर्फ 2 द्रव्यों का कोर्स मात्र है आपका, जीव और पुद्गल। उसी में तुम्हें पसीना आ रहा है, मान के चलो 6 द्रव्यों समझने पड़ते ऐसे, फिर क्या होता? आई बात समझे? एक पेज भी ज्यादा बता रहा हूं, आधे पेज पे 4 द्रव्यों की पूरी परिभाषा, उनका पूरा स्वरूप, उनका समस्त भाव कंप्लीट हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता? अब बाकी सारा विस्तार किसका है? जीव और पुद्गल का। तो कोई मुश्किल है इसके अंदर? तो 4 द्रव्यों के अंदर समान जाति, असमान जाति आदि आदि इनके भेद ही नहीं है, खत्म। इनका तो तुम बस इतना समझ लो, एक गमनागमन स्वरूप है, एक स्थिर स्वरूप है, एक अवगाहन स्वरूप है, एक परिणमन को बतलाने वाला है। हो गया ना पूरा? चारों द्रव्य खत्म हो गए, अब 2 बचे। अब 2 में से पुद्गल पे आ जाओ। पुद्गल में क्या क्या होता है कि 2 प्रकार की पर्याय होती है, समान जाति भी होती है और असमान जाति भी होती है। ठीक। अब आ जाओ जीव पर। जीव पर बोले जीव में असमान जाति तो होती है परंतु समान जाति नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि समान जाति होने के लिए एक जीव को दूसरे जीव से जुड़ना पड़ेगा, और एक जीव दूसरे जीव से जुड़ता नहीं है। कि नहीं भैया, हमारे यहाँ तो जुड़ते हैं, 7 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं, हैं? या जन्म सिद्ध जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है? सिद्धों में आप सिद्धों में हाँ। व्यंजन पर्याय होती है, तो सिद्धों में व्यंजन पर्याय को कैसे कहा? वो समान जाती है या वो असमान जाति कहोगे फिर? ना समान जाति ना असमान जाति, उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं बस, आकार की अपेक्षा से। आकार की अपेक्षा से है वो, ठीक है, वो समझ आया। हाँ। लेकिन जिसको हम ना उसका नाम समान जाति है ना उसका नाम असमान जाति है, वही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ? समान जाति कहने के लिए समान जाति के 2 द्रव्यों को जुड़ना पड़ेगा, और समान जाति के 2 द्रव्य जीव कभी जुड़ते नहीं है। आई बात समझ में? जुड़ते नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो अंतरंग में रोग है ना, वो तो यही है कि हम दोनों मर के एक हो जाएंगे, इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिल जाएंगे। क्या? कोई बात समझ में आई नहीं? 2 जीव द्रव्य कभी जुड़ते ही नहीं है, जुड़ नहीं सकते हैं, उनमें समान जाति योग बनता ही नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? किस में बनता है? सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में बनता है। समान जाति का योग एकमात्र पुद्गल द्रव्य में बनता है। 2 पुद्गल जुड़ते हैं, स्कंद बनाते हैं, 3 पुद्गल, 4 पुद्गल, 5 पुद्गल, संख्यात असंख्यात आदि आदि के भेदों से कई प्रकार के पुद्गल जुड़ते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं। सो पुद्गल किसको कहना? ना जो सुख का अनुभव करता है, ना दुख का अनुभव करता है, ना उसमें चेतना है, ना उसको कुछ पता है, पुद्गल है। बनना और बिगड़ना उसका स्वभाव है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? समान जाति है, समान जाति में कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, पर तुम्हारे माइंड में उसका चार्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे उपयोग में उसका चार्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हाँ अपने अनंत गुण है, अनंत गुण अनंत जाति के हैं। दर्शन है, ज्ञान है, हाँ चारित्र सब है। हाँ इनकी जो हाँ जो एक की पर्याय इसकी कहलाती है, कारण शुद्ध पर्याय, हाँ। तो वो भी असमान जाति कहलाएगी क्या फिर? नहीं कहलाएगी। जाति का मतलब होता है अन्य द्रव्य रूप होना, उसका प्रदेश भेद होना चाहिए, तब जाति बनेगी। क्या बोला? मेरी बात प्रदेश समझ में नहीं? प्रदेश भेद होना चाहिए। आप अनंत गुणों का प्रदेश भेद है क्या, ये बतलाओ। नहीं है। नहीं है, हम्म, प्रदेश भेद होना चाहिए। आई बात समझ में? तो जीव के अनंत गुणों में प्रदेश भेद नहीं है। समझ रहे हो सभी बात को? नहीं समझ रहे हो? इसीलिए वो अनंत गुणों के जुड़कर वो असमान जाति पर्याय, असमान जाति या समान जाति पर्याय बनती हो, ऐसा नहीं। असमान तो बनेगी नहीं, परंतु समान जाति बनती हो तो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसे बनाओगे तो फिर असमान भी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि जीव में ज्ञान की जाति भिन्न है और चारित्र की जाति भिन्न है। तो दोनों की जाति भिन्न होने से 2 बने तो असमान जाति हो जाएगी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे नहीं समझे? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? जाति होने के लिए क्या चाहिए? प्रदेश भिन्न होना चाहिए। दूसरे द्रव्य का तो प्रदेश भिन्न है ही,
है ना। लेकिन मेरे जैसे अन्य द्रव्य का भी प्रदेश भिन्न होगा और मैं उससे जुड़ूंगा तो समान जाति हो जाएगी। जैसे पुद्गल का अन्य पुद्गल से प्रदेश भिन्न है, दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों के प्रदेश भिन्न है, और जब दोनों जुड़ते हैं तो जिस पर्याय का निर्माण करते हैं उस पर्याय को क्या कहते हैं? असमान जाति पर्याय। समान जाति पर्याय बन जाती है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा सा विज्ञान है। दो एटम बनते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक? ऐसे दो पुद्गल परमाणु बनते हैं तो स्कंद बनाते हैं। एटम क्या है कि एटम द्रव्य है। मॉलिक्यूल क्या है? एटम जो है वो द्रव्य पर्याय है, और मॉलिक्यूल है वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? एक सिंगल द्रव्य की जो पर्याय होगी वो ना समान कहलाएगी ना असमान कहलाएगी, वो मात्र द्रव्य पर्याय कहलाएगी। मैं अकेला आत्मा हूं, मेरी ये पर्याय क्या कहलाएगी? द्रव्य पर्याय तो कहलाएगी। इसमें स्वभाव और विभाव का भेद तो हो जाएगा, लेकिन समान असमान जाति का भेद नहीं होगा। आ गई बात समझ में? और पुद्गल में, सो पुद्गल में समान का भी भेद है, असमान का भी भेद है, स्वभाव का भी भेद है, विभाव का भी भेद है। कोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो। कोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, नहीं घट रहा है? कि हमें समान असमान विभाव स्वभाव किस में है? वो पुद्गल में सबसे ज्यादा भेद है। जीव में समान असमान का तो भेद ही नहीं है। समझे ना? पुद्गल की अपेक्षा से असमान चलो जीव में घटित कर भी ले तो समान का भेद तो वहां पर है ही नहीं। हाँ, स्वभाव और विभाव का एक भेद जीव में जरूर होता है, तो वो समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सबसे सरल है। समझे नहीं समझे? लेकिन चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, उपस्थित दिमाग चाहिए, यहाँ पर उपयोग की उपस्थिति चाहिए, तो बात भली प्रकार से समझ में आती है। और ये मैं बात आपको पक्की कह रहा हूं, एक बार ये बात समझ में आ गई तो सिवाय आनंद के दूसरी कोई चीज लहर अंदर में दौड़ेगी नहीं। समझे? आत्मा की अनुभूति करने के लिए सिर्फ वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं है। तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है, उसका निर्णय करना है। निर्णय हो जाए तो ज्ञान आपो आप ही ढुलता है। कहाँ ढुलता है? स्वभाव की ओर। क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं है ये, समझे नहीं समझे? ये तो उस वस्तु स्वरूप को समझने की बात है। तो देखो क्या कहते हैं, त्रिपिटक ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, यानी कि दो पुद्गल परमाणु मिलकर जो बनाए वो समान जाति पर्याय, और जीव और पुद्गल जो बनाए वो असमान जाति पर्याय। उसी प्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक, अनेक जीव पुद्गलात्मक। अब जीव अनेक है या पुद्गल अनेक है? एक जीव अनेक पुद्गल। समझे? जैसे शरीर है ना, शरीर में अनेक पुद्गल परमाणु जुड़े हैं, है ना? तो एक जीव अनेक पुद्गल जब मिलते हैं आपस में मिलकर, जैसे 5 प्रकार के शरीर में से 3 प्रकार के शरीर तो सदैव रहते ही हैं, कारमान शरीर, तेजस शरीर और ये औदारिक शरीर। तो ये सब पुद्गल है ना। कारमान शरीर भी पुद्गलों का है, तेजस शरीर भी पुद्गल का है, और ये औदारिक शरीर भी पुद्गल का है। और एक मैं आत्मा, मैं आत्मा, और इन सबके साथ मिलकर जो पर्याय बनी है, ऐसी देव मनुष्य ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय है। उदाहरण क्या है? देव मनुष्य आदि ये सब असमान जाति पर्याय है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, कोई दो जीवों से मिलकर कोई ऐसी पर्याय बनाते हो, सिद्धों में बतलाते हो कि एक ही स्थान पर जब दूसरे सिद्ध जाके विराजमान हो जाते हैं तो असमान जाति पर्याय बन जाती है। ऐसा तो नहीं है ना? होती नहीं। सिंपल। आगे, और जैसे कभी पट में अपने स्थूल, पट में अपने स्थूल, स्थूल का मतलब जो दिखाई दे, जो समझ में आए, जो जाना जा सके, उसको स्थूल कहते हैं, मोटा मोटा। अगुरु लघुतु गुण द्वारा काल क्रम से प्रवर्तमान अनेक प्रकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेकत्व की प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। क्या कहा? समझ में? देखो समझ क्या कहते हैं। जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा नए से पुराने की ओर होता हुआ जा रहा है। तो जब कपड़ा नया था तब भी समझ में आता था, और कपड़ा पुराना हो गया ये भी समझ में आता है। तो नया और पुराना कौन हुआ? कपड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो वो नयापना जो था वो भी कपड़े की पर्याय थी,
और वो जो पुराना पना हो गया वो भी कपड़े की पर्याय है। तो अपनी कपड़े, ये किसी अन्य की पर्याय तो नहीं है, वो तो कपड़े की अपनी पर्याय है। तो वो क्या कहलाएगी? स्वभाव पर्याय कहलाएगी। कौन सी स्वभाव पर्याय कहलाएगी? गुण स्वभाव पर्याय कहलाएगी, क्योंकि वो कपड़े की ही क्वालिटी यानी कि गुण है कि उसमें नयापना और पुरानापना, अथवा उसमें मजबूती और उसमें कमजोरी, ये जो हो रही है वो कपड़े की अपनी निजी क्वालिटी है। इसी प्रकार वस्तु की जो अपने गुण हैं, अपने खुद के गुण हैं, और अपने खुद के गुणों में जो परिणमन होता है वो क्या कहलाता है? ऐसे गुणों का परिणमन स्वभाव पर्याय कहलाता है। अब देखो, उसी प्रकार द्रव्यों में अपने अपने सूक्ष्म अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति, अर्थात अनेक गुणों का परिणमन गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। पकड़ में ये बात? इन गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? गुणात्मक पर्याय, और इसी का दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। ध्यान से रखना, ये यहां नहीं लिखा, ये तुम्हें याद करना है। प्रत्येक गुण का प्रति समय परिणमन हो रहा है। आत्मा एक द्रव्य है, इसके पास अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणमन प्रति समय हो रहा है, और उस अनंत गुणों के परिणमन का जो प्रति समय परिणमन है इसको कहते हैं गुण पर्याय। ज्ञान का परिणमन क्या कहलाएगा? मेरी गुण पर्याय। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव का परिणमन क्या कहलाएगा? गुण पर्याय। ठीक, ये दो प्रकार से होता है, सूक्ष्म भी होता है, स्थूल भी होता है। जब सूक्ष्म होता है तो एक समय की अपेक्षा से काउंट करते हैं, जब स्थूल होता है तो अनेक समयों की अपेक्षा से काउंट करते हैं। समझे तो या नहीं ये समझ में बात? ये भी तो ये समझेंगे। हाँ जो बोलो। स्थूल लिया, जो ये कालक्रम से प्रवर्तमान है, ये तो फिर व्यंजन हाँ, पर्याय में आना चाहिए ना? क्यों आना चाहिए व्यंजन पर्याय में? क्योंकि क्योंकि समझाओ। क्योंकि सूक्ष्म जो अर्थ पर्याय होती है वो तो एक एक समय की होती है, केवल ज्ञान गम्य है, और यहाँ पे आपने बोला जो अनेक अर्थ पर्यायों का जो समूह है कोई बात वो नहीं, तब भी स्थूल गुण पर्याय। पर्याय कहलाएगी। वही मेरी स्वभाव पर्याय कहलाएगी ना, ज्ञान गुण की पर्याय। अभी व्यंजन यहाँ पे मैंने अभी समझाया ना, व्यंजन कहने के लिए क्या करना? दो द्रव्यों को मिलाना। अभी सूक्ष्म और स्थूल का भेद नहीं करना, अभी वो वाली बात नहीं करना यहाँ पर। समझे नहीं समझे? अभी वो वाला व्यंजन नहीं लगाना, स्थूल वाला व्यंजन नहीं लगाना। अभी व्यंजन के दो अर्थ करना, पहला आकार और दूसरा मिला जुला। कौन सा मिला जुला? दो भिन्न भिन्न द्रव्यों का मिला जुला होना। समझ नहीं बात? फिर वहां जो केवल ज्ञान को व्यंजन पर्याय कहा जाएगा वो हम बाद में समझेंगे, वहां व्यंजन क्यों कहा है, उसमें व्यंजन कहने का तात्पर्य क्या है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? पहले यहां समझो, वहां केवल ज्ञान को व्यंजन पर्याय कहा, उसके पीछे का लॉजिक अलग है, बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक है वो। यहाँ तो सामान्य स्वरूप समझा रहे हैं, वो विशेष स्वरूप है, वो और सूक्ष्म है, वो और गहराई में लेकर जाएंगे आपको, तब समझाएंगे। अभी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा क्या समझाया उन्होंने? कि एक द्रव्य है, उस द्रव्य की जो अपनी पर्याय है वो कहलाएगी स्वभाव पर्याय, द्रव्य पर्याय। और वही द्रव्य जब अन्य द्रव्य के साथ मिलकर कोई पर्याय बनाएगा तो वो क्या कहलाएगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक। फिर एक द्रव्य में अनेक गुण है, बोले हाँ, अनेक गुणों का जो परिणमन है वो कहलाएगा गुण पर्याय। पकड़ में बात? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। एक द्रव्य की पर्याय कहलाएगी द्रव्य पर्याय, और उसी द्रव्य के अनेक गुणों की पर्याय क्या कहलाएगी? गुण पर्याय। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य से मिलकर कोई पर्याय बनाएगा तो क्या बन जाएगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय। और एक ही द्रव्य अपने ही जैसे किसी अन्य द्रव्य से मिलकर कोई पर्याय बनाएगा तो क्या बन जाएगी? असमान जाति पर्याय। समझिए बात? एक गुण दूसरे गुण से मिलकर भी कोई पर्याय बनाता है क्या, कि नहीं बनाता? समझना ध्यान से, एक गुण दूसरे गुण से मिलकर कोई पर्याय नहीं बनाता। ठीक है ना? इसलिए वहां पे गुणों की पर्यायों में जाति, समान जाति, असमान जाति का भेद नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल सिंपल बात समझा रहे, मैं एक द्रव्य हूं, मेरे अनंत गुण है, और मेरे गुणों की पर्याय तो कहलाएगी गुण पर्याय, और सभी गुणों के साथ जो एक द्रव्य की पर्याय कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? द्रव्य पर्याय। बिल्कुल साधारण सी बात। आगे क्या कहते हैं? और जैसे पट में रूप आदि के स्वपर के कारण, पट में रूप आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले, जैसे कोई कपड़ा लाल, डार्क लाल कलर का था और घटते घटते हल्के लाल रंग का होने लगा, है ना, गाढ़े लाल से हल्के लाल की ओर जाने लगा, धुलाई के कारण, पुराना होने के कारण ऐसा बदलाव होने लगा उसके अंदर।
तो वो जो लाल रंग है वो कपड़े का अपना गुण है, ये समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। अलग से रोगन किया आदि आदि इस चक्कर में मत पड़ो। लाल रंग का कपड़ा है और वो कपड़ा धुल धुल के क्या हो रहा है, कपड़ा छोड़ो, आम की बात करो, एक आम है, डाल पे लगता है तो हरा होता है, और फिर धीरे धीरे पीले पीला होने लगता है, नहीं लगता? तो हरे से पीले की ओर जा रहा है ना, हरापन घटता जा रहा है और पीलापन बढ़ता जा रहा है। तो वो हरापन किसका था, आम का था, और पीलापन किसका है, वो भी आम का है। हरापन कोई बाहर से आया था क्या, कि नहीं आया था, और पीलापन कोई बाहर से आ रहा है, तो वैसा भी नहीं है। वो जो रंग नामक पर्याय है, गुण है, वर्ण, वो आम का अपना है। और उसमें जो पर्यायों में परिणमन हो रहा है, तो दो प्रकार का परिणमन हो रहा है। सूक्ष्म यानी निरंतर हरे से पीले की ओर जा रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्थूल जो हरे से पीले की ओर जा रहा है और हमें दिखाई दे रहा है। समझे? अभी मैं इस समय बूढ़ा हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, ये देह की अपेक्षा से दिखाई दे रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा, 2 4 5 साल बाद दिखाई देने लगूंगा। समझ नहीं बात, समझ में? तो 2 4 साल 5 साल बाद हुआ हूं या अभी भी हो रहा हूं, अभी भी हो रहा हूं। ये जो अभी भी हो रहा हूं ये सूक्ष्म है, और यही होने वाला भाव जब दिखाई देने लगे सो स्थूल है। तो ये किसकी पर्याय कहलाएगी, कि मेरी पर्याय कहलाएगी। ऐसे पुद्गल के अंदर लगाया कि रूपादिक के स्वपर के, रूपादिक मतलब वर्ण गुण, पुद्गल का वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण, तो रूपादिक यानी कि जो पुद्गल में रूप नामक गुण है, वर्ण नामक गुण है, उस वर्ण नामक गुण में जो परिणमन होता है ना, यानी कि हरे से पीलेपन की ओर जाना, हल्के से गाढ़े रंग की ओर जाना, गाढ़े से हल्के रंग की ओर जाना, ऐसा जो परिणमन होता है दिखाने की अपेक्षा से, है ना। स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले, पूर्वोत्तर माने पहले अवस्था में कुछ था, अगली अवस्था में कुछ हो गया, पूर्व उत्तर, पहले और बाद में। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में, पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण, तारतम्य के कारण माने कंटिन्यूटी के कारण, हरे से पीलेपन की ओर कंटिन्यूटी में हो रहा है ना, उस कंटिन्यूटी के कारण देखने में आने वाले, यानी कि हरे से पीले की ओर जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, ऐसा नहीं एकदम से पीला हो गया, बैग में रखा था हरा और बाहर निकाला पीला हो गया, ऐसा नहीं। तुम उसको देख सकते हो कि वो हरे से पीले की ओर बढ़ रहा है, उसकी तारतम्यता के कारण देख सकते हो, उसकी कंटिन्यूटी के कारण तुम जान सकते हो, इस बात को जान सकते हो, नहीं जान सकते हो, है ना, के कारण देखने में आने वाली जो स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की, अनेकत्व की मतलब पहले गाढ़ा हरा था, फिर हल्का हरा हुआ, फिर हल्का हरा हुआ और हल्का हुआ हरा हुआ, फिर हल्का पीला हुआ, फिर थोड़ा और पीला हुआ, फिर थोड़ा और पीला हुआ, फिर थोड़ा और पीला हुआ, ऐसा अनेकत्व। हरे रंग का दिन पे दिन कम होना और पीले रंग का दिन पे दिन बढ़, है ना। तो वो क्या है, हो रहा है अनेकत्व, हरे के अनेक रंग और पीले के अनेक रंग, अनेकत्व के कारण आपत्ति गुणात्मक विभाव पर्याय है। समझ नहीं बात? अर्थात वो परिणमन, हरे का परिणमन होकर पीले की ओर जाना, ये क्या हो गया, ये गुणात्मक गुणों की पर्याय है, परंतु कौन सी है, विभाव पर्याय है। विभाव क्यों है, क्योंकि इसमें बदलाव हो रहा है। समझ में ये बात नहीं समझ? एक है स्वभाव पर्याय, एक है विभाव पर्याय। तो रंग का बदल जाना अपने ही गुणों में, अपने ही गुणों के भावों का स्वभाव, गुण तो गुण है, वर्ण तो वर्ण है, लेकिन उनमें जो बदलाव होता है, कैसा बदलाव होता है, हरे से पीले, पीले से लाल, लाल से काला, इसको कहते हैं गुण में विभाव पर्याय का होना। और जो गुण जैसा है सदैव वैसा ही रहता है, जैसे ज्ञान सदैव ज्ञान ही रहेगा, ये ज्ञान की स्वभाव पर्याय। और मति श्रुत अवधि माने पर ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी विभाव पर्याय। ऐसे ही वर्ण की जो स्वाभाविक वर्ण पर्याय है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी गुण पर्याय। और उसमें जो हरा नीला काला पीला लाल पना होगा वो कहलाएगा विभाव पर्याय। आई बात समझ में? समय हो गया है मुझे मालूम है, मैं इस लाइन को पूरा करता हूँ। अनेकत्व की आपत्ति गुणात्मक विभाव पर्याय है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों में रूपादि के या ज्ञानादि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति गुणात्मक, सो वह विभाव पर्याय है। अब ये इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हम कल समझेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।